तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं राजनीतिक परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आपके लिए स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी जो अभी तक जितने भी कह सकते हैं एग्जाम का आयोजन करा रहा है, वहां पर आपको पता है पूरे के पूरे 20 नंबर की आपकी यूपीजी के आने वाली है। इन इन 20 नंबर की तैयारी लगभग 20 क्लासों में, जिसमें 20 क्लास में 20 चैप्टर में हम फिनिश करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है उत्तर प्रदेश का सामान्य एवं राजनीतिक परिचय। तो आज क्लास को टाइम ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लोब पर स्थिति की, यानी कि हमारा यूपी ग्लोब पर कहाँ हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग उससे पहले समझेंगे कि हमारा भारत कहाँ आता है। हम लोग थोड़ा समझते हैं, ये रहा हमारा ग्लोब। अगर हम लोग बात करें ग्लोब पर, सबसे पहले हम समझेंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति आप देखेंगे, ये हमारी बीच से गुजरती है कौन सी, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी आती है? कर्क रेखा। और जस्ट नीचे आती है मकर रेखा। कौन सी आती है? मकर रेखा। ठीक है। आप देखेंगे ये होता है हमारा, यहाँ पर देखने को मिलता है ग्लोब पर हमें उत्तरी ध्रुव, और ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। तो आप देखेंगे ये जो रेखाएं होती हैं इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहीं से हमारे ग्लोब की स्थिति डिसाइड होती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत कहाँ स्थित है। तो आपने देखा भारत से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा देखेंगे तो आप कहाँ से गुजरती है? भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, यानी कि कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये ग्लोब को क्या करती है? दो भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला देखें उत्तरी ध्रुव है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव की तरफ वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आपने यहाँ से एक बात समझ ली कि भैया हमारा भारत जो है वो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। कैसे समझ में आया कि उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है, तो भारत कहीं ना कहीं कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। अब बात आती है कि भैया जो उत्तरी गोलार्ध में तो गुजरता है, मतलब कर्क रेखा है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में तुम्हारा भारत स्थित है। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि भैया अगर देशांतर बात करें, अगर देशांतर स्थिति में बात करें, तो हम देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो अगर इसको हम लोग मानक मानते हैं तो इधर ये क्या होगा? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भैया? पूर्वी गोलार्ध। और इसको इधर बोल देते हैं हम लोग क्या? पश्चिमी गोलार्ध। सॉरी, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। तो आप देखेंगे अब भारत की स्थिति, अब ये निर्धारित कैसे होगा कि पश्चिम में स्थित है भारत या पूर्व में। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ग्रीनविच लाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस 0 डिग्री को ही ग्रीनविच भी बोला जाता है, यानी कि विश्व की मानक समय रेखा ग्रीनविच लाइन, ये जो मानी जाती है, इससे अगर पश्चिम में होता है तो आप देखेंगे समय क्या होगा? लेट होगा, बाद में होगा। और अगर पूर्व में स्थित होगा तो उतना ही समय क्या होगा? आगे होगा। तो आपको पता है भारत का जो समय है वो कितना आगे है ग्रीनविच लाइन से? तो आप कहोगे भैया ग्रीनविच लाइन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर 5 घंटा 30 मिनट आगे है और आगे है, तो आप कहेंगे किस गोलार्ध में होगा भैया? तो होगा हमारा पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ होगा? पूर्वी गोलार्ध में। तो अब आपको एग्जैक्ट स्थिति पता चल गई है कि भारत हमारा कहाँ पर है। तो आप कहोगे भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ है? तो आप कहो, ये देखो उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है और साथ में अगर देखना चाहें तो आप पूर्वी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो आप कहेंगे कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में
स्थित है, यानी ये कर्क रेखा बीच से गुजरती है, तो आप देखेंगे कुछ यहाँ पे भारत की स्थिति इस तरीके से आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये कुछ आपको भारत देखने को मिलेगा। जस्ट अगर आपने भारत की स्थिति को समझ लिया है, तो अब आप ये भी समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित होगा ग्लोब पे। तो भैया यहीं पर हमारा नेपाल से सटा हुआ लगा हुआ है, कौन सा हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि ये हमारे भारत की स्थिति क्या है। अब भारत की स्थिति जहां होगी वहीं तो ग्लोब पर किसकी स्थिति होगी, उत्तर प्रदेश की स्थिति होगी। ठीक है, आप समझ गए ना सारी चीजें। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग, अब हम यहीं पे बात कर ले थोड़ी सी भारत के बारे में और यूपी के बारे में। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे भारत का कुल क्षेत्रफल है भैया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। और भारत जो है सातवां सबसे बड़ा, सातवां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा। तो सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप कहोगे भारत है। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल हो गया। अगर यहीं पर बात करें, आपको पता है सातवां बड़ा देश है, तो 6 बड़े और कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सबसे नंबर 1 पर आता है रूस, नंबर 2 पे आता है कनाडा, फिर नंबर 3 पे आता है चाइना, फिर आता है अमेरिका, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, इसके बाद आता है ब्राजील, फिर आता है आपका भारत, इसके बाद आता है भारत। तो आप देखेंगे कौन से नंबर पे आया, रू रूस, कनाडा, चाइना, यहाँ पे ब्राजील आएगा, ब्राजील पास में एक और आएगा, अफ्रीका भी हुआ है ना, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका होगा, फिर ब्राजील होगा, फिर आएगा भारत। तो रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, अफ्रीका, ब्राजील और फिर 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि इनकी स्थिति की बात करें तो कौन से 7 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चाइना, ब्राजील, अमेरिका और अफ्रीका। उसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत। अगर हम लोग बात करें यहीं पर, अगर हम लोग यहीं बात करें भारत में, अब देखो एक पॉइंट और पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप तुरंत बता देंगे भारत का जो क्षेत्रफल है इस पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2 कितना है, 2.42% है। कितना है भैया, 2.42% है। और आगे अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसके बारे में, यूपी के बारे में। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे भैया उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना है 7.33%। कितना है, 7.33% है भारत का क्षेत्र, भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश। अब भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश जो है कितन कौन सा बड़ा राज्य है, तो आप देखेंगे अगर हम लोग भारत में बात करें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे राजस्थान है ना। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश आता है, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, और फिर आता है आपका यूपी, फिर आता है आपका यूपी। तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है भारत में। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपने ये चीज समझ ली, तो एक चीज और समझ लेते हैं, भारत की ग्लोब पे स्थिति और उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति। अगर हम लोग ग्लोब पे स्थिति की बात करें तो आपको पता है, अगर हम लोग बात करें ऐसे
ऐसे ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं भैया। देखो, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे जो हमारा उत्तर प्रदेश है, अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक इसका विस्तार है। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक ये इसका उत्तरी विस्तार है। अगर हम लोग पूर्वी विस्तार की बात करें तो आप कहोगे भैया पूर्वी विस्तार कितना है, तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री और 38 मिनट तक। 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट तक। तो ये कुछ विस्तार है किसका, उत्तर प्रदेश का। विस्तार समझ में आ गया ना, उत्तर प्रदेश का विस्तार कैसा है। तो आपने देख लिया 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है, और 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट तक ये कुछ विस्तार आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो मैं ये सारी चीजें अब रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलो, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की देखें तो देख लिया आपने उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आकार इसका लंबवत है। लंबवत देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश का मैप देखने को मिल जाएगा। तो आप कहोगे इसका आकार जो है कैसा है भैया, लंबवत है। देखोगे लंबवत ज्यादा है और क्षैतिज में कम है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगर लंबवत की, तो आप देखेंगे लंबवत और क्षैतिज की बात करें तो लंबवत इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे क्षैतिज में ये 240 है, 240 किलोमीटर फैला है, और लंबवत की बात करें तो ये 650 किलोमीटर फैला है। कितना, 650 किलोमीटर इसका विस्तार है। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं की। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ में लगती हैं। अब 8 राज्य की बात करें, 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो 8 राज्य की थोड़ी सी बात हो जाए। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश आता है भैया। नंबर 1 पे कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। नंबर 2 पे कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश के बाद आप देखें जस्ट नीचे कौन सा आ जाता है आपका, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद में जस्ट देखेंगे तो आप कौन सा आ जाएगा, एक नेपाल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। नेपाल से थोड़ा सा मुड़ेंगे तो आप देखेंगे पास में लगेगा कौन सा, बिहार। तो नेपाल के बाद क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। और बिहार से जैसे ही नीचे हटेंगे हम लोग तो बिहार से अलग हुआ कौन सा, झारखंड। बिहार से अलग हुआ झारखंड आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। और झारखंड से जस्ट नीचे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के जस्ट पास में देखेंगे तो आपको एमपी आ जाएगा। और मध्य प्रदेश के जस्ट पास में देखेंगे तो कौन सा आएगा, हरियाणा आ जाएगा। और इसके बाद जस्ट पास में देखेंगे तो हरियाणा के पास में कौन सा आ जाएगा, अब आ जाएगा भैया दिल्ली आ जाएगा। अब कौन सा आ जाएगा, तो आप कहोगे दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, और दिल्ली के बाद देखो और कोई बचा है क्या, नहीं। तो देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, तो ये तो एक हो गया अपना देश। इसको बिहार को ऐसे लिख देते हैं BH। ठीक है, तो नेपाल को हमने अलग कर दिया। 8 राज्य देखें, 8 राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, हरियाणा। और एक और बच रहा है भाई, कौन सा बचा है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उस हिमाचल प्रदेश से जस्ट नीचे उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, बिहार से लगा झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ हाँ एक और बचा भाई अपना, ये जो मध्य प्रदेश के बाद HR से पहले आता है यहाँ पे RJ यानी राजस्थान और रह गया था, है ना। तो एक आ गया हमारा RJ यानी राजस्थान, और राजस्थान के बाद आएगा HR, और इसके बाद आएगा दिल्ली। ठीक है, तो ये नेपाल एकमात्र देश है जिससे सीमा लगती है। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा एक लगती है वो देश है, और दिल्ली के साथ लगती है ये यूटी है यानी यूनियन टेरेटरी है। तो आप देखेंगे राज्य कितने हुए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा।
तो कुल 8 जिलों से इसकी सीमा लगती है। 8 जिले, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जो आपने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ में लगती है, तो एमपी के साथ में लगती है। कुल 11 जिले एमपी से सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश से कितने बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश केवल एक जिले सीमा लगती है, वो है सहारनपुर। उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, नेपाल से भी 7 लगते हैं, बिहार से भी 7 लगते हैं, राजस्थान से 2 लगते हैं, आगरा और मथुरा। हरियाणा से भी 2 लगते हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ से केवल एक लगता है, सोनभद्र जिला। ठीक है, और दिल्ली से भी जो 2 लगते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, तो दिल्ली से भी 2 लगते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा अभी हम लोग आगे करने वाले हैं, तो इसको आपने देख लिया। आप चाहो तो नोट करते रहें साथ साथ में, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा करते हैं अभी रिमूव। अब हमने इनके बारे, सीमाओं के बारे में समझ लिया, भौगोलिक स्थिति के बारे में समझ लिया, भौगोलिक स्थिति देख ली, कितने किलोमीटर फैला है, कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की देख लो। अब एक बार फिर देखते हैं हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो ये हो गई भैया भौगोलिक स्थिति। ये देखा कितना था, 650 किलोमीटर। ये कितना है, तो आप कहोगे ये 240 किलोमीटर था। अगर हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा आता है, ये आता है सहारनपुर। तो देखेंगे आप भैया कौन सा लगता है सबसे उत्तरी जिले की बात करें, सबसे उत्तरी कौन सा है, तो आप कहोगे ये है सबसे उत्तरी सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो ये कौन सा है, सोनभद्र आता है। कौन सा आता है, सोनभद्र आता है। सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो यहाँ लगता है आपका बलिया, और सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो यहाँ आता है आपका श्यामली। कौन सा आता है, श्यामली आता है। अब देख लेते हैं, ये सहारनपुर, श्यामली, सबसे यानी उत्तर पूर्वी दक्षिणी सारे जो जिले हैं, ये किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए फेमस हैं, तो सहारनपुर किसके लिए है, आप कहोगे लकड़ी की नक्काशी के लिए। लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। श्यामली किसके लिए, तो रिम और धुरा के लिए जाना जाता है। ठीक है, रिम धुरा के लिए जाना जाता है। बलिया बिंदी के लिए जाना जाता है, किसके लिए, बिंदी के लिए। सोनभद्र दरी और कालीन के लिए जाना जाता है, दरी कालीन, है ना। और सहारनपुर का बता ही दिया है। तो ये इस तरीके से फेमस है इनके लिए। सहारनपुर की लकड़ी फेमस है, नक्काशी लकड़ी की, श्यामली की रिम और धुरा, बलिया का बिंदी फेमस है, सोनभद्र की दरी कालीन फेमस है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। मैंने बता दिया कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 7.33% है। और साथ में ही भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व भर का 2.42% है। ठीक है, कितना है, 2.42% है। और ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला कौन सा आ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद आता है हमारा चौथा उत्तर प्रदेश। अब बात आती थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की। अगर हम लोग आगे थोड़ी सी बात करें किसकी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में चर्चा करें, तो आप देख रहे होंगे भैया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो 19.98 करोड़। 19.98 करोड़, तो हम लोग कह सकते हैं लगभग 20 करोड़। 20 करोड़ लगभग में कितनी थी, तो लगभग 20 करोड़ जनसंख्या थी किसकी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और जो पूरे भारत की जनसंख्या थी, उसका कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में निवास करती थी, तो 16.16% लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती थी। और देश भर में जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ठीक है, हमने जनसंख्या के बारे में जाना, क्षेत्रफल के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, सीमाओं के बारे में समझ लिया। अब पर्टिकुलर हम इनको थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार एवं चरण जिले। तो आपको देखो मैं बता चुका हूँ। सबसे पूर्वी उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। पूर्वी कौन सा है, तो बलिया है। पश्चिमी कौन सा है, तो आप कहोगे शामली है। और दक्षिणी कौन सा है, तो सोनभद्र है। ये भी बताइए किसके लिए फेमस है, तो ये लकड़ी की नक्काशी के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। कौन सा भैया, सोनभद्र। सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है, तो ये लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। बलिया ये बिंदी के लिए जाना जाता है, ये बिंदी के लिए जाना जाता है। सोनभद्र काहे के लिए, तो दरी और अभी बताया कालीन के लिए, दरी और कालीन के लिए। मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो मैं एक एक चीज को इतनी बार रिवाइज कराऊंगा आपको। आप इसी क्लास में मैं गारंटी देता हूं, इसी क्लास में आप पढ़ना भी है, इसी क्लास में आप पढ़ोगे, पढ़ोगे इसी क्लास में, याद भी क्लास में ही कराऊंगा, याद भी मैं कराऊंगा, और साथ साथ में आपका रिवीजन भी इसी क्लास में कराऊंगा। तो देखो यहीं पर पढ़ोगे, यहीं याद करोगे और यही रिवीजन भी करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं इतना समय नहीं होता है कि हम उसको दोबारा क्लास को देखने के बाद उस चीज को रिवाइज कर पाए। तो मैं एक चीज को इतने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करूंगा, इतने बेहतर तरीके से, कि वो आपके दिमाग में छप जाए हमेशा के लिए। पढ़ो यहीं पर, याद भी करो और यहीं पर रिवाइज भी करो। ठीक है, तो देख लिया भैया आपने। तो ये लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस सहारनपुर, बिंदी के लिए बलिया, दरी कालीन के लिए सोनभद्र, और रिम और धुरे, साइकिल का रिम जो बनता है, रिम और साइकिल का जो धुरा बनता है, उसके लिए जाना जाता है हमारा श्यामली। अब हमने बता दी थी इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम लंबाई आपने देखा था 650 किलोमीटर है। और यहीं उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो ये है भैया 240 किलोमीटर। कितनी है, 240 किलोमीटर लंबाई है। अब थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, मैप के थ्रू कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया, मैप के थ्रू थोड़ी और चर्चा करेंगे इसके भौगोलिक सीमाओं के बारे में। ठीक है, ये भौगोलिक विस्तार हो गया जिला वाइज। अब हम लोग भौगोलिक विस्तार समझेंगे थोड़ी सीमा के बारे में। तो देखो कुछ इस तरीके से भैया उत्तर प्रदेश का मैप बना लिया हमने। कुछ खास नहीं बनाया हमने, बस जल्दी में आप समझ लीजिए, समय बर्बाद नहीं करना है हमें ज्यादा। तो आप देखें, ये जो है, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप बन गया। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पूर्वी सीमा में बात करें तो यहाँ आपको एक नदी देखने को मिलती है। तो इधर कौन सी नदी है, आप कहोगे यमुना नदी है। कौन सी है, यमुना नदी है, जो हमारे पूर्वी में सीमा बनाती है। पश्चिम में सीमा कौन बनाती है, तो यहाँ पे एक नदी आती है जो बिहार में जाके मिलती है गंगा में, वो आती है गंडक। कौन सी आती है, गंडक आती है। तो आप कहेंगे भौगोलिक सीमा में जो पूर्वी सीमा पर निर्धारित करती है वो कौन सी नदी है, यमुना नदी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। पश्चिमी सीमा को गंडक नदी निर्धारित करती है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिंद पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी, है, यहाँ पर कौन सी मिल जाएगी, तो नीचे की सीमा कौन बनाती है, बिंद पर्वत श्रृंखला बनाती है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिमालय मिल जाएगी, यानी कि ऊपरी सीमा से कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको हिमालय से। तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में और बिंद के उत्तर क्षेत्र में स्थित है, या फिर आप कह सकते हैं गंगा और गंडक नदी के मध्य में उत्तर प्रदेश का विस्तार है। ये चीज समझ गए ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं क्षेत्रफल एवं जनसंख्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। तो अब हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी। तो कह रहा है क्षेत्रफल कितना है भैया, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,47,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो आप कहोगे 2.42% है। कोई दिक्कत, चल ये तो मैं बता चुका हूँ। और ये राज्य जो है विश्व का, भारत का चौथा बड़ा राज्य है। और पॉपुलेशन में देखा जाए तो पॉपुलेशन में भैया हाँ पांचवा, पांचवा राज्य, पांचवा, अगर अलग उत्तर प्रदेश को एक अलग देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के आधार पर ये 5वें नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन में। आगे बात करते हैं, पहला कौन सा है, तो बताया राजस्थान है, फिर दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पे हमारा यूपी आता है। सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात करें तो हमने आपको मैप में बताया था, फिर बताते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपका देखो कौन सा पड़ता है, यहाँ पे आता है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 7680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
इसी के साथ में नंबर 2 पे कौन सा आता है, तो नंबर 2 पे आता है सोनभद्र, नंबर 3 पे आता है आपका हरदोई। तो तीन राज्य अगर हम लोग बात करें सबसे बड़े 3 जिले कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर लखीमपुर खीरी, नंबर 2 पे आता है आपका सोनभद्र, और नंबर 3 पे आ जाता है आपका नंबर 3 पे आता है हरदोई। हरदोई, ठीक है। तो ये 3 सबसे बड़े जिले हो गए। अब बात करते हैं सबसे छोटे जिले में, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको पता है कौन सा है, सबसे छोटा है हापुड़, एचपी लिख देते हैं इसको, हापुड़ सबसे छोटा है। नंबर 2 पर कौन आता है, तो आपको कि भदोई, मिर्जापुर, वही कालीन वाली नगरी है ना, तो नंबर 2 पे आता है भदोई, बीएच लिख देते हैं इसको, भदोई आ जाता है। और नंबर 3 पे आ जाता है आपका गाजियाबाद, क्या आ जाता है, गाजियाबाद। तो नंबर 3 पे आ जाता है गाजियाबाद। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो कहोगे लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, फिर हरदोई आता है। तो ये भारत के उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े जिले हैं। 3 सबसे छोटे जिलों की बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है हमारा हापुड़, नंबर 2 पर आता है हमारा भदोई, और नंबर 3 पे आता है हमारा गाजियाबाद। तो ये 3 सबसे छोटे जिले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, समस्या, परेशानी, दुविधा, कलेश नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं, तो बता चुके हैं जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, कब, 2011 की जनगणना के अनुसार, जो भारत के क्षेत्र मतलब भारत की जनसंख्या का 16.16% थी। और राष्ट्रीय स्थान बताया तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आता है। अगर हमने बात की सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो आपने कहा यूपी आता है। नंबर 2 पे जनसंख्या में कौन आता है, तो महाराष्ट्र आता है। और नंबर 3 पे कौन आता है, तो बिहार आता है। नंबर 1 सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो आप कहोगे अपने यूपी की है। नंबर 2 पे कौन सा आता है, तो नंबर 2 पे बिहार आता है, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र आता है, और नंबर 3 पे बिहार आता है। और सर्वाधिक जनसंख्या बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, किस जिले में आपको देखने को मिलेगी, तो वो होगा आपका प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो जिला है आपका, यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। और इसी प्रयागराज में सर्वाधिक आपकी कह सकते हैं विधानसभा की सीटें भी हैं। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यहाँ कितनी हैं, तो यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 12। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कैसे डिसाइड की जाती हैं, तो ये जनसंख्या के आधार पर डिसाइड की जाती है। अब न्यूनतम जनसंख्या की बात करें अगर हम लोग, तो न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है, तो न्यूनतम जनसंख्या है जो, वो महोबा जिले की है। किसकी है, महोबा, वही आला उदल वाला महोबा है ना। तो वहां की जनसंख्या है जो सबसे कम है, और प्रयागराज की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, राजनीतिक परिचय और राज्य राजधानी क्षेत्रों की बात करेंगे। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, एक तो एनसीआर और एक एससीआर, नेशनल कैपिटल रीजन और स्टेट कैपिटल रीजन। और उससे पहले मेरी एक आपसे छोटी सी विनती, छोटी सी गुजारिश समझ लीजिए क्या है, कि भैया अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलो, अगर हम लोग बात करें किसकी, राजनैतिक परिचय में, राज्य राजधानी क्षेत्र यानी जिसको बोलते हैं स्टेट कैपिटल रीजन। अगर हम लोग एससीआर की बात करें, तो एससीआर में कुल 6 जिले आते हैं। एससीआर में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। लखनऊ को छोड़ दिया जाए तो कितने आएंगे, 5 जिले आएंगे। अगर हम लखनऊ को छोड़ दें तो कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो कौन कौन से शामिल है एससीआर में, नंबर 1 तो देखेंगे, नंबर 1 सीतापुर शामिल है, नंबर 2 बाराबंकी, नंबर 3 रायबरेली, नंबर 4 उन्नाव, और उसके बाद में हरदोई। तो ऐसे याद रखो, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली, उन्नाव और रायबरेली। तो ये आपके 5 जिले एससीआर में शामिल हैं। और अगर लखनऊ को भी ऐड कर लें तो कितने हो गए, आप कहोगे ये हो गए भैया 6। तो एससीआर में कुल कितने जिले हैं, आप बता देंगे। एससीआर में स्टेट कैपिटल रीजन में कुल 6 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली। तो ये आपके कुछ 6 जिले जो हैं, लखनऊ के साथ में 6 जिले हैं जो ये आपके आते हैं एससीआर में, जिसको बोलते हैं स्टेट कैपिटल रीजन। आपसे पूछ रहा है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बता देंगे लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए लखनऊ की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, कितने जिलों के साथ में लगती है, सॉरी, तो आप क्या कहेंगे भैया, 5 जिलों के साथ में लगती है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए लखनऊ के साथ एससीआर में कितने जिले शामिल हैं,
तो लखनऊ के साथ पूछा है तो आप बताएंगे 5 जिले शामिल हैं, और यही पूछा जाए कि एससीआर में कितने जिले शामिल हैं तो आप कहोगे 6 जिले शामिल हैं। दोनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े से डिफरेंट में हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं एवं अवलोकन। सीमाओं के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर हम समझते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य, एक केंद्र प्रदेश और एक देश नेपाल के साथ में लगती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 8 राज्य भी बता चुका हूँ कौन कौन से। अब तुम समझोगे बहुत अच्छे तरीके से 8 राज्य कौन कौन से हैं ये समझना है। तो 8 राज्य में सबसे पहला बताया था कौन था, सबसे पहला, तो आप कहोगे भैया सबसे पहला था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन आया था, तो आप कहोगे उत्तराखंड आया था। उत्तराखंड के बाद, तो आप कहोगे उत्तराखंड के बाद आपने बताया तो भैया नेपाल। नेपाल के बाद सीमा किसके साथ लगी, तो आप कहोगे नेपाल के बाद लगी थी भैया बिहार से। और बिहार के बाद आपने बताया किसके साथ में, तो बिहार से जो बना था वो छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, जेएच झारखंड। इसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ से लगती है, फिर एमपी से लगती है, एमपी के बाद फिर राजस्थान से लगती है। राजस्थान के बाद जस्ट पास में आता है भैया कौन सा, एचआर यानी हरियाणा, और उसके बाद में आता है दिल्ली। तो ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे सीमा लगती है, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम दिल्ली। तो आपने देखा ये दिल्ली जो है ये क्या है, तो ये एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिससे सीमा लगती है, और नेपाल जो है ये एकमात्र देश है। तो ये एकमात्र देश है जिससे सीमा लगती है। तो ये आपने समझ लिया था, एक बार फिर बता दिया तो आपको याद भी हो गया होगा। एक बार और लास्ट टाइम बता दूंगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। चलो अब हम लोग बात करें देश, तो आपने देखा नेपाल है। नेपाल के साथ कुल लंबाई कितनी सीमा लगती है, तो 579 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी किसके साथ में, नेपाल के साथ में, ठीक है। और नेपाल से कुल कितने जिले सटे हुए हैं, तो हमने आपको बताया नेपाल से 7 जिले लगते हैं, नेपाल के साथ में, उत्तराखंड के साथ में और बिहार के साथ में, तीनों के साथ में 7-7 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो नेपाल के साथ में कौन कौन से जिले लगते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेपाल में देखेंगे पीलीभीत, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक यानी जितने भी जिले शामिल हैं। सबसे पहले पीलीभीत, पीलीभीत के पास में आता लखीमपुर, लखीमपुर के बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। फिर महाराजगंज से लेकर के सोनभद्र तक, देखो ऐसे मैप में समझ लेते हैं हम लोग कि देखेंगे आप सहारनपुर से पीलीभीत, सहारनपुर से देखेंगे तो पीलीभीत तक ये 7 जिले आते हैं जिनकी सीमा किनके साथ में लगती है, आप कहोगे उत्तराखंड के साथ में लगती है। फिर हम लोग बात करें पीलीभीत से लेकर के कहां तक, ये आप कहोगे महाराजगंज तक। तो ये पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक यहाँ पे भी 7 जिले आते हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, ये लगती है भैया यूके यानी उत्तराखंड से। ये जो आते हैं इनकी सीमा लगती है भैया नेपाल से। फिर यहीं महाराजगंज से लेकर के कहां तक, सोनभद्र तक। तो ये 7 जिले आते हैं जिनकी सीमा लगती है बिहार से। तो याद रखना है तीन ऐसे, एक तो ये 2 राज्य और एक देश हुआ जिससे 7-7 जिले सीमा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने देख भी लिया है। अब नेपाल के साथ में कौन कौन सा जिला सीमा बनाता है, तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ये सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ में लगती है, तो बता चुका हूं आपको, सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितने जिले, 11 जिले लगते हैं। सोनभद्र से लेकर के आपके, आप देखेंगे मथुरा तक, सोनभद्र से लेकर के मथुरा तक 11 जिले जो नीचे के आते हैं वो सारे के सारे एमपी के साथ में लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बता देते हैं आपको, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ 7 जिले सीमा करते हैं, उत्तराखंड के साथ 7 लगते हैं, नेपाल के साथ में 7 लगते हैं, बिहार के साथ में आप देखेंगे तो लगभग भैया बिहार के साथ में भी एचपी के साथ, सॉरी एचपी के साथ तो एक ही लगता है ना, केवल सहारनपुर। एचपी के साथ में केवल एक सहारनपुर लगता है, और इनके साथ 7 लगते हैं बिहार के साथ में। फिर झारखंड है, ये केवल केवल सोनभद्र एक जिले से लगता है, ये भी छत्तीसगढ़ भी एक जिले से लगता है। फिर आते एमपी की 11 जिले से लगता है एमपी, है ना। राजस्थान देखोगे 2 जिलों से लगता है, और एचआर से 5 जिले लगते हैं, और दिल्ली से भी 2 जिले लगते हैं। तो ये आपने देखिए कितने कितने जिले किससे सीमा बनाते हैं, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको लिख दी हैं।
आगे मैंने बता भी दिया कहाँ से कहाँ तक कौन सी सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 11 जिलों की सीमा, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो ये हिमाचल प्रदेश की लगती है, किसके साथ, सहारनपुर के साथ, मात्र एक जिले के साथ में। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ में लगती है। आगे बात करते हैं पड़ोसी राज्य और उनके सटे हुए प्रमुख जिले। तो मैं आपको बता चुका हूँ, देखो एक बार समझ लो भैया, मैंने यही चीज आपको पहले बताई थी, है ना। सॉरी, मैंने शायद पीछे आपको 5 ही बताए, 6 जिले हैं, 6 एचआर हरियाणा के साथ में, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक जिला जो आता है इसमें कौन सा आएगा भाई, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध, हाँ ये जीबी नगर, ये गौतम बुद्ध नगर जो है भैया, ये दिल्ली के साथ में भी लगता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। चलो, मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से 11 जिले लगते हैं, तो आप देखेंगे आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ऐसे भी कह सकते हो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। तो यहाँ तक ये 11 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। बिहार के साथ में कौन से 7 जिले लगते हैं, तो देखो सोनभद्र, हमने बताया ना, महाराजगंज से लेकर के सोनभद्र तक, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये जो हैं 7 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ में, बिहार के साथ में। उत्तराखंड से बताया था हमने, कहाँ से स्टार्ट करो, सहारनपुर से लेकर के पीलीभीत तक, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ में, आपके उत्तराखंड के साथ में। अब बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ में 6 जिले लगते हैं, कौन कौन से, तो आप देखोगे सहारनपुर, श्यामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, कौन कौन से, तो आप कहोगे सहारनपुर, श्यामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा जो है ये सीमा बनाते हैं। फिर राजस्थान के साथ में 2 जिले बताए थे, आगरा और मथुरा जो है ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। फिर बात आती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड के साथ में मात्र एकमात्र सीमा लगती है सोनभद्र की, किसकी, सोनभद्र की लगती है, और सहारनपुर की लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ में। तो ये 3 जिले आते हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक एक, कितने, एक एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं, और एक आता है जो 2 जिलों के साथ बनाता है, ये 2 के साथ में, और ये 3 1 के साथ में, एक 6 के साथ में, 3 एक 6 के साथ में, और फिर 2 बनाते हैं साथ साथ। हाँ, इसमें एक छूटा हुआ है भाई, कौन सा छूटा है, तो नेपाल के बारे में, देश के बारे में यहाँ नहीं बताएगा, क्योंकि देश के बारे में पहले ही बता दिया है ना। नेपाल का बताया था पहले, कहाँ से कहाँ तक, तो पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक सीमा बनाता है। तो आपने देख लिया सारे सारे के बारे में आपने समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बात करते हैं सीमा से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। तो देखो कह रहा है भैया कि कह रहा है सोनभद्र, सोनभद्र जो बता रहा है सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। कितने जिलों से बनाता है, कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो आप कहोगे 4 राज्यों से। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपने देखिए नंबर 1 एमपी से सीमा बनाता है, फिर ना एमपी से ही बना कौन, झारखंड इससे बनाता है, एमपी से बना छत्तीसगढ़ इससे बनाता है, फिर बिहार से बनाता है, और बिहार से बना कौन सा, आप कहोगे झारखंड। तो इनसे सीमा बनाता है। ठीक है, तो आपने देखिए एमपी, एमपी से बना छत्तीसगढ़, दोनों के साथ सीमा लगती है, बिहार और बिहार से बना झारखंड, ये दोनों, ये सारे के सारे 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो ये है सोनभद्र। ठीक है, फिर बात आती है सहारनपुर की। सहारनपुर की बात की जाए तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आप देखोगे नंबर 1 किसके से बनाता है, नंबर 1 उत्तराखंड से बनाता है, हिमाचल प्रदेश से बनाता है, और इसी के साथ में आपने देखा तो एचआर हरियाणा के साथ भी बनाता है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है कौन सा, आपका सहारनपुर। फिर बात करते हैं हम लोग ललितपुर की। तो ललितपुर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 तरफ से घिरा हुआ जिला, मध्य प्रदेश के 3 तरफ से, एमपी के 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो एमपी के 3 तरफ से घिरा हुआ जिला आपका ललितपुर है। ठीक है, ललितपुर जो है एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी अन्य जिले में केवल एक के साथ सीमा बनाता है, कौन सा है वो, झांसी जिले के साथ में। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला है जो केवल एक जिले के साथ में अपनी सीमा बनाता है, वो कौन सा जिला है, तो वो है झांसी। अब बात करते हैं हम लोग बदायूं की। अब हम लोग बात करते हैं बदायूं की। तो सर्वाधिक अन्य जिलों से सीमा बनाने वाला कौन सा है, बदायूं है, यूपी के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला।
यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जिलों की सीमा बनाने वाला कौन सा है, तो ये है बदायूं, 7 से बनाता है। और एक है ललितपुर जो केवल 1 से बनाता है। सबसे कम कौन बनाता है, ये बनाता है ललितपुर, केवल झांसी से सीमा बनाता है। और बदायूं जो है ये 7 जिलों को स्पर्श करता है। 7 जिले कौन कौन से हैं, तो बरेली है, रामपुर है, संभल है, अलीगढ़ है, कासगंज, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर। इन 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है कौन सा, बदायूं। तो समझ गए ना आप। चार चार पॉइंट आपने समझे। एक तो हमने बात की सोनभद्र के बारे में, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ललितपुर ललितपुर जो है 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है और एकमात्र जिले के साथ में सीमा बनाता है वो झांसी है। और बदायूं जो है सर्वाधिक 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर देखो, ये आप देख लेंगे और बता देंगे आंसर तुरंत ही। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है भैया, तो पता है बलिया है। काहे के लिए जाना जाता है, बिंदी के लिए जाना जाता है, बताए थे ना, काहे के लिए, बिंदी के लिए जाना जाता है। दूसरा बता रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आपको पता है अभी बताया सोनभद्र जो है 4 राज्यों को सीमा बनाता है। कौन कौन सा, एक तो एमपी के साथ में, और एमपी से बना आपका छत्तीसगढ़, उसके साथ में बिहार, और बिहार से बना झारखंड, उसके साथ में सीमा बनाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको पता है सबसे छोटा है हापुड़। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा था भैया हमारा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी नंबर 1 पे था, लखीमपुर खीरी। नंबर 2 थे आपका सोनभद्र, और नंबर 3 पे था आपका, नंबर 3 पे कौन था, हरदोई, ठीक है। सबसे छोटे में बात की थी, सबसे छोटा कौन सा था, हापुड़। हापुड़ के बाद में आपका कौन सा आया था भैया, हापुड़ के बाद में आया था भदोई, और भदोई के बाद में आया था गाजियाबाद। भदोई और गाजियाबाद, तो ये आपके सबसे छोटी सीमा है, मतलब ये तो जनसंख्या है। हापुड़, हाँ ये सही है हापुड़, और इसके साथ में भदोई और गाजियाबाद, ये 3 सबसे कम छोटे थे, है ना। अगर हम लोग प्रश्न 4 की बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से एमपी से घिरा है, तो बताएं अभी ललितपुर जो है 3 ओर से घिरा है, और सबसे कम एकमात्र जिले से सीमा बनाता है वो कौन से, झांसी के साथ में, अभी बताया ना। चलो, तो यहाँ तक आपने ये चीजें समझ ली होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, और अब हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे राजनैतिक एवं प्रशासनिक परिचय के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, राजनैतिक और प्रशासनिक परिचय की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रशासनिक ढांचों में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक ढांचा क्या है। तो आप देखेंगे कितने मंडलों में हमारा उत्तर प्रदेश बटा हुआ है, तो 18 मंडल है। कितने हैं, 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, और 351 तहसीलें हैं, और लगभग 849 ये क्या है, विकास खंड हैं। 351 तहसीलें हैं और लगभग 849 के आसपास विकास खंड हैं आपके, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पर बात करें इतिहास और नामकरण की, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास और नामकरण हम लोग कैसे कैसे उत्तर प्रदेश का नामकरण होता है। पहले क्या था, तो भैया आपको पता है पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर क्या हुआ, उत्तर पश्चिमी एवं अवध प्रांत। फिर होता है इसका उत्तर पश्चिमी एवं आगरा अवध प्रांत, ठीक है, आगरा एवं अवध प्रांत। और उसके बाद इसका नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत, और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ जाता है उत्तर प्रदेश। तो कैसे कैसे नामकरण हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसका गठन कब हुआ ये हम लोग बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाना स्टार्ट हुआ, 2018 से मनाना स्टार्ट हुआ। इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे शासन व्यवस्था की, यानी विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप कहोगे 403 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी है, 100 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे राजकीय प्रतीकों के बारे में। तो राजकीय प्रतीक आपको पता है, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी आपका सारस है। राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। और राजकीय पुष्प क्या है आपका, पलाश है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राजकीय चिन्ह की, जिसमें आप देखेंगे इस तरीके से गंगा यमुना की संयुक्त धाराएं, 2 मछलियां, ये आपको देखने को गंगा यमुना की धाराएं और 2 मछलियां, आपको तीर धनुष साथ में ऊपर ऐसे करके देखने को मिलता है। ये है उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे पहले कैसे कैसे इसका उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ। तो मैंने अभी बताया सबसे पहले नाम क्या हुआ करता था, बात है ये कब की, 1836 की।
1836 में इसका नाम क्या हुआ करता था? तो इसका नाम हुआ करता था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या हुआ करता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। और इसको देखेंगे तो आप, इससे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत होने से पहले इसको मध्य प्रांत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश को मध्य प्रांत भी कहा जाता था। तो 1836 में इसका नाम क्या था? तो आप कहोगे 1836 में इसका नाम क्या हुआ करता था भैया? तो ये हुआ करता था उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये 1836 से लेकर के 1877 तक यही नाम चलता है। फिर 1877 में इसका नाम क्या पड़ जाता है? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं उत्तर पश्चिमी एवं अवध प्रांत। ये हटा देते हैं थोड़ा सा, ये हटा देते हैं, आगरा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है? उत्तर पश्चिमी एवं अवध प्रांत इसका नाम हुआ करता है 1877 तक। इसमें 1877 से चेंज होकर 1902 तक आप देखेंगे तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। यहाँ पर केवल अवध जुड़ता है, फिर इसके बाद साथ में यहाँ पर आगरा भी जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है? 1902 में इसका नाम हो जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1902 से लेकर के 1937 तक इसका नाम क्या चलता है? आगरा एवं अवध का प्रांत। इसके बाद में आगरा और अवध दोनों को हटा दिया जाता है, फिर नाम क्या बचता है? ओनली ये बचता है संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो 1902 से लेकर के 1937 तक के टाइम पीरियड में ये रहता है भैया संयुक्त प्रांत। फिर 1902 से लेकर 1937 से लेकर के 1950 तक नाम क्या चलता है? संयुक्त प्रांत। और फिर एक दिन आता है, वो कौन सा दिन है? 24 जनवरी 1950 का दिन है, जब इसका नाम बदल दिया था, क्या कर दिया जाता है? फिर कह दिया जाता है ये भैया अब यूनाइटेड प्रोविंसेस नहीं, क्या है ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना पूछा जाए कब हुई? तो कहोगे 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, ठीक है। और यहीं से उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं हम लोग 24 जनवरी को। और ये मनाना कब स्टार्ट हुआ? 2018 से ये प्रतिवर्ष मनाना प्रारंभ हुआ। तो 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। कब से मनाना प्रारंभ किया? 2018 से। कैसे कैसे नामकरण हुआ? तो 1836 में इसका नाम क्या हुआ करता था? तो आपको उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर बात है 1870 की, नाम क्या हो गया इसका? इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी एवं अवध प्रांत। फिर बात आई 1902 की, तो नाम क्या हो गया? 1902 में इसका नाम हो गया भैया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में इसका नाम क्या हो गया? तो देखा आपने 1937 में इसका नाम आगरा और अवध हटा के केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर बात आई 1950 की, तो 1950 में 1950 में इसका नाम क्या हो जाता है? तो केवल केवल संयुक्त प्रांत को भी हटा करके क्या कर दिया जाता है? उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। फिर इसी दिन से हम लोग इसका स्थापना दिवस मनाते हैं, और 24 जनवरी को ही हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, और 2018 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाना प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका नामकरण उत्तर प्रदेश का कैसे कैसे हुआ, आपने समझ लिया है। आगे हम लोग बात करते हैं पुनर्गठन की, यानी कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ। तो नंबर 1 हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। तो आप देखेंगे पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को ये होता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है। इसी के साथ में आप देखेंगे 9 नवंबर सन 2000 को, ये लिखा हुआ है सीधा सीधा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिले, 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? उस टाइम उसका नाम उत्तरांचल होता है। लेकिन 2007 में इसका 2007 में इसका नाम क्या पड़ जाता है? उत्तरांचल से उत्तराखंड पड़ जाता है। तो आप देखेंगे 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काटकर क्या बनाया जाता है? उत्तरांचल बनाया जाता है, जिसका बाद में नाम क्या हो जाता है? उत्तराखंड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग राजधानियों की बात करें, अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की विधायी या प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की विधायी एवं प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। जो किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। और ये कब बनाई गई? तो 1921 में इसे आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, जबकि 1935 के बाद में इसे 1936 में पूर्ण राजधानी बनाया गया था। 1921 में इसे आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था लखनऊ को। उससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आगरा हुआ करती थी, ठीक है। और इसी के बाद में 1935 में इसको पूर्ण राजधानी बना दिया गया लखनऊ को। अब यहीं पर अगर न्यायिक राजधानी पूछी जाए,
अगर उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी पूछे तो आप क्या कहोगे? प्रयागराज है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय स्थित है। और उसका एक खंडपीठ न्यायालय कहाँ है? तो उसका एक खंडपीठ न्यायालय आपका लखनऊ में भी है। कहाँ पर है? एक उसका खंडपीठ जो है वो लखनऊ में भी है। ठीक है, तो उसका एक खंडपीठ आपको कहाँ देखने को मिलता है? लखनऊ में देखता है। अब जो आपका प्रयागराज का यानी हाई कोर्ट है, एचसी है, ये सबसे पहले कहाँ हुआ करता था पता है आपको? सबसे पहले ये आगरा में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? आगरा में हुआ करता था। आगरा के बाद इसको कहाँ ले जाया गया? प्रयागराज। आगरा के बाद ये कहाँ गया? प्रयागराज में। जब बात आती है 1968 की, तो 1968 में ये कहाँ पर होता है? ये होता है 1968 में आगरा में। 1969 में इसको ले जाया जाता है प्रयागराज, और इसकी एक और खंडपीठ बनाई जाती है कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ बनाई जाती है? लखनऊ में। ठीक है, और ये खंडपीठ कब बनी थी? तो आप देखेंगे ये शायद एग्जैक्ट 2020 के आसपास बनी है। ठीक है, ये डेटा एक बार देख लेना, 2020 के आसपास ये बनी है खंडपीठ। तो ये हो गया कुछ उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, विभाजन और राजधानी। अब देखो, न्यायिक राजधानी पता हो गई, प्रशासनिक राजधानी, और ऐसे ही कहा जाता है वित्तीय राजधानी। उत्तर प्रदेश की वित्तीय राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे वित्तीय राजधानी जो है वो किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को ही उत्तर प्रदेश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और इसके साथ साथ में इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये भी कानपुर को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये भी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका भैया कानपुर को। और यहीं पर अगर आपको देखा जाए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है आपको, एक तो मथुरा और दूसरा है आपका बनारस। ठीक है, इनको कई कई किताबों में आपको मथुरा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको बनारस भी देखने को मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मथुरा और बनारस को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी कानपुर को कहा जाता है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज को कहा जाता है। और प्रशासनिक और विधायी राजधानी लखनऊ को कहा जाता है। तो यहाँ राजधानी से कोई क्वेश्चन छूटने वाला है आपका? बिल्कुल भी नहीं छूटेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग प्रतीकों की बात करते हैं, प्रतीक की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का स्वाम्प डियर जो है आपका बारहसिंगा जो है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है? तो आप कहोगे राजकीय पक्षी जो है आपका सारस है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो आप कहोगे अशोक है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश या टेसु है। पलाश या टेसु है। राजकीय खेल क्या है? तो आप कहोगे हॉकी है। और राजकीय जलीय जीव क्या है? तो आप कहोगे गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन है, जिसे 2018 में इसे जलीय जीव 2018 नहीं, एक बार देख लेंगे, शायद 2020-21 में इसे राष्ट्रीय जलीय मतलब राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव तो इसे 2008 में घोषित किया गया है। 2008 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, गंगा डॉल्फिन को। अब बात करते हैं राजकीय भाषा की। तो इसकी प्रथम राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो आप कहोगे हिंदी है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है। एक्चुअल में इसे कब बनाया गया था? तो आप कहोगे 1946-7 में इसको बनाया गया था। लेकिन उस टाइम तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बना था, है ना? तो उस टाइम से अगर देखा जाए, ठीक ठाक देखा जाए, तो कार्य यानी कि हमारे काम काज में या कार्य, हमारे जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, उन सभी में इसका कब से प्रचलन हुआ? 1951 में हुआ हिंदी का। और द्वितीय राजभाषा क्या है उत्तर प्रदेश की? तो द्वितीय राजभाषा है उर्दू, जिसे कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, दुख, दर्द, समस्या, दुविधा, परेशानी, दुख, दुविधा, कलेश नहीं होगा आपको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और बात करते हैं इसके प्रतीक चिन्ह की। उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है आपको देखने को मिल रहा होगा भैया, एक ये तीर धनुष है, ये हमारी नदियां हैं, गंगा यमुना की संयुक्त धारा है, और ये दो मछलियां हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? तो आप कहोगे 1938 में स्वीकृत किया गया था। तीर धनुष जो है आपका, ये आपके अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थली या कहें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के हिंदू शासन का प्रतीक दर्शाता है। दो मछलियां हैं जो ये अवध के मुस्लिम शासन को
दर्शाती हैं, ये अवध के मुस्लिम शासन को दर्शाती हैं। ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये लखनऊ के रूमी दरवाजे से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ये लखनऊ के रूमी दरवाजे से, लखनऊ रूमी दरवाजा से इनको लिया गया है। लखनऊ के रूमी दरवाजे से आप देखेंगे तो इन मछलियों को लिया गया है, ठीक है। और ये जो है, ये अयोध्या में तीर धनुष जो है अयोध्या में भगवान श्री राम के हिंदू शासन का प्रतीक माना जाता है। और इसी के साथ में जो ये आप दो नदियां देख रहे हैं, धारा देख रहे हैं, ये ये जो आपकी तीन रंगा लाइन दिखा रही है आपको, ये पवित्र गंगा यमुना नदियों के संगम को दर्शाता है। गंगा यमुना नदी कहाँ संगम कहाँ पर होता है? तो ये प्रयागराज में, ठीक है। तो ये संगम को दर्शाता है, ठीक है। तो ये कुछ है भैया आपका इस तरीके का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। उत्तर प्रदेश के कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। जबकि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है या वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो आप कहोगे ये होता है भैया मुख्यमंत्री। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये केवल नाम मात्र के ही प्रमुख होते हैं, यानी कि इनको कहा जाता है संवैधानिक प्रमुख। जितने भी काम होंगे वो राज्य में राज्यपाल के नाम से और देश में राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन उन सभी को करता कौन है? तो करने वाला होता है राज्य में मुख्यमंत्री, और राष्ट्र में यानी देश में प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो केवल केवल नाम मात्र प्रमुख होते हैं कौन? राज्यपाल और राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और प्रधानमंत्री होता है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब ये जो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हुआ करती थी, और साथ साथ में उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल हुआ करती थी। तो आपको याद रखना है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप कहोगे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। इन्हीं के नाम पर सोनभद्र में आप देखेंगे एक कृत्रिम झील भी बनी, जिसका नाम क्या है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश की? तो आप कहोगे प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन थी? महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन? श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ में भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो आप समझ गए, पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं विधानमंडल की। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो द्विसदनात्मक हमारा शासन व्यवस्था है। कैसी है? हमारे यहाँ दो सदन है। कौन कौन से? एक तो हमारा विधान सभा है और दूसरा विधान परिषद है। तो आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक मात्रा से आप देखें तो निचला सदन किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग कहें, अगर राष्ट्र में देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा होती है ना। उसी को हम लोग लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ऐसे ही हमारे राज्य में होती है विधानसभा और विधान परिषद, है ना। तो ऐसे ही होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा को कहा जाता है निचला सदन और विधान परिषद को कहा जाता है उच्च एवं स्थायी सदन। तो विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं, ठीक है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में है? तो किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो पता है, आपको पहले ही बताया था, प्रयागराज में सर्वाधिक। कितनी है? 12 सीटें हैं प्रयागराज में। कितनी है? प्रयागराज में 12 सीटें हैं। और कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर सबसे कम सीटें हैं। तो सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं? तो याद रखना, श्रावस्ती और महोबा। यहाँ पर केवल श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पर केवल आप देखेंगे दो दो ही सीटें हैं। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल दो दो विधानसभा की सीटें हैं। अब बात करते हैं, अगर संसद के प्रतिनिधित्व में देखें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहोगे लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी है? तो 31 हैं। और दोनों ही ओवरऑल देखी जाए
तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। विधानसभा की सीटें देखी जाए तो सबसे ज्यादा देखा जाए, अगर विधान मतलब ये देख लिया विधानसभा की देखें तो तब भी सबसे ज्यादा होंगी, लोकसभा की देखें तब भी सबसे ज्यादा होंगी, राज्यसभा की देखें तब भी सबसे ज्यादा होंगी। यानी कि सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। क्यों है? तो बताया सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जहाँ जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पर भी सीटें उतनी ज्यादा अधिक होंगी। ठीक है, तो आप देख लेंगे लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कहाँ हैं? तो प्रयागराज में है 12 सीटें। और आप देखेंगे महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती में आप मात्र 2-2 विधानसभा सीटें देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम न्यायपालिका। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में अपने न्यायपालिका की बात करें तो आपको पता है न्यायपालिका मतलब आपका हाई कोर्ट कहाँ पर है? आपका हाई कोर्ट कहाँ है? तो हमारा हाई कोर्ट भैया कहाँ पर है? इलाहाबाद में। न्यायपालिका कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। किसको? आप कहोगे इलाहाबाद को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थापना। इसकी स्थापना 1866 में प्रयागराज, यह एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो आप कहोगे ये है भैया आपका प्रयागराज हाई कोर्ट। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। और सबसे पहले ये जो बना था कहाँ आया था? आगरा में बना था। और आगरा के बाद इसको कहाँ ले जाया गया? तो आप कहोगे फिर इसको ले जाया गया प्रयागराज। फिर इसको ले जाया गया प्रयागराज। अगर हम लोग बात करें इसका एक खंडपीठ कहाँ पर है, तो इसकी एक खंडपीठ ब्रांच कहाँ पर बनी है? लखनऊ में बनी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप देखोगे न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी हैं। ये जो है अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जो हैं ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में हाई कोर्ट के जज हैं, है ना। आप देखें न्यायाधीशों की संख्या, तो आप देखेंगे उत्तर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप देखेंगे तो कुल पद कितने हैं जजों के? तो कुल 160 जज नियुक्त किए जा सकते हैं। कितने कितनी है यहाँ पर सीटें हैं? 160 जज सीटें हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो मात्र कितने जज हैं? 109 जज जो हैं ये नियुक्त हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जजेस की सीटें हैं? तो आप कहोगे 160 हैं। लेकिन वर्तमान में हैं कितने जज? तो 109 जज जो हैं वो मात्र यहाँ पर आपके देखने को मिलते हैं अभी। आगे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा मंडल के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग मंडल की बात करें तो आपको पता है भैया उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। जिसमें से सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो आप कहोगे सबसे नवीनतम मंडल अलीगढ़ है। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। कुल जिलों की बात की जाए तो कुल जिले कितने हैं आपके? 75 जिले हैं। और सबसे नवीनतम जिला कौन कौन सा है? तो हापुड़, श्यामली और संभल। ये 3 जिले कब बने थे आपके? 2011 में बने थे। कब बने थे? 2011 में बने थे। और अभी ये आपका एक और नया जिला बनने वाला है जिसका नाम क्या होगा? कल्याण सिंह नगर। क्या होगा? कल्याण सिंह नगर एक और आपका जिला बनने वाला है जल्द ही। अगर नगर निगम की बात करें तो आपके कुल 17 नगर निगम आपको देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो आपका शाहजहांपुर नगर निगम है। कब बना? 2008 में बना। तहसीलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील हैं? 351 तहसील हैं। ब्लॉक की बात करें तो 826 ब्लॉक हैं आपके। कितने ब्लॉक हैं? आपके 826 ब्लॉक हैं। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायतें आपकी 57,695 जो हैं ये आपकी ग्राम पंचायतें हैं। अब इनकी संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। और ग्राम पंचायतों की संख्या जो है अब कम हो गई है क्योंकि कुछ ग्राम पंचायतों को मिला लिया गया किसमें? नगर पंचायत में। जब कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में मिला लिया गया तो इनकी संख्या क्या हो गई भैया? कम हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग विशेष क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर में, यानी कि एससीआर हमने देख लिया था। एससीआर में कौन कौन से जिले आ रहे थे? तो एससीआर में 6 जिले थे। ठीक है, और एनसीआर में कितने जिले हैं? तो आप कहोगे एनसीआर में 8 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं एनसीआर में? 8 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। एनसीआर में कौन कौन सा? नंबर 1 मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, श्यामली और मुजफ्फरनगर। तो आपको ये तो पहले से याद है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर।
अब याद रखना हापुड़, बागपत, श्यामली और मुजफ्फरनगर, ये 4-4 का पेयर बना के आप याद कर सकते हैं। 4-4 का पेयर बना लीजिए। नंबर 1 मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, फिर हापुड़, बागपत, श्यामली और मुजफ्फरनगर। तो ऐसे 4-4 का पेयर बनाकर आप याद कर लीजिए। तो आप कहोगे एनसीआर में कुल कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, श्यामली, मुजफ्फरनगर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है ये आपके जिनका आंसर देना है, फिर आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड हो जाएगी। तो आपके क्वेश्चन क्या क्या हैं? 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आपने देखा उत्तर प्रदेश 1937 से 1950 तक भैया आप कहोगे इसको जाना जाता संयुक्त प्रांत के नाम से। ठीक है, 1902 से 1937 तक तो आप कहोगे इसको जाना जाता था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1870 से लेकर के 1902 तक तो आप कहोगे इसको आया था अवध, इसको कहा जाता उत्तर पश्चिमी एवं अवध प्रांत। और आप कहोगे इससे पहले, तो इससे पहले जाना जाता है इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां और एक तीर धनुष है, यह चिन्ह किस राज्य से किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो आपको पता है ये कब लिया गया? 1938 में इसको स्वीकार किया गया। कब किया गया था? 1938 में स्वीकार किया गया था। बताया था मछलियां अवध पर मुस्लिम शासन का प्रतीक है, जो रूमी दरवाजे से ली गई हैं। तीर धनुष अयोध्या में भगवान राम के हिंदुत्व का प्रतीक है, और गंगा यमुना जो है ये आपके संगम का प्रतीक है प्रयागराज में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि भैया प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो आपने देखा था 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। कितने मंडल और कितने जिले हैं? 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं और कुल 351 तहसीलें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ कहाँ पर है? तो आपको पता है ये खंडपीठ एक कहाँ पर है? लखनऊ में है। पहले ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कहाँ हुआ करता था? आगरा में हुआ था। उसके बाद इसको कहाँ ले जाया गया? प्रयागराज। तो आज का ये जो सेशन था हमारा, आप आशा करता हूँ आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे भी क्लास में ही, याद भी करेंगे और साथ साथ में रिवाइज भी करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, क्लास पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। हम आपको लगभग 20 से 25 क्लासों में, यानी कि 20 से 25 क्लासों में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके पढ़ाने वाले हैं। तो सारी चीजों को हम लोग इकट्ठा करके, जैसे हमने आप आज सामान्य परिचय पढ़ लिया, अगली क्लास हमारी जो होने वाली है ये आप देखेंगे हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य और जो हमारे अभ्यारण्य हैं या पक्षी विहार और अभ्यारण्य हैं इनके बारे में होगी। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।